देखिए आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। लेकिन गुलाम वंश है क्या, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत इतिहास, और मध्यकालीन भारत इतिहास की शुरुआत होती है भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से। तीन प्रकार के भारत पे आक्रमण मैंने बताए थे आपको। सबसे पहले अरबों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। दूसरा आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का आक्रमण। ये दोनों ही आक्रमणकारी, एक तो मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा महमूद गजनवी, भारत में आए, लूटपाट की, मंदिर तोड़े, धन दौलत लूटा और वापस चले गए। इसके बाद में आता है मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में कल की क्लास में डिटेल में बताया था। जिसने नहीं पढ़ी हैं ये दोनों क्लासें, उन लोगों के लिए मैंने दोनों वीडियो ही यूट्यूब पे डाल रखे हैं। यूट्यूब पे जाना, अपनी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके दोनों ही वीडियो, या पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने लिंक शेयर कर दी थी। जिसने नहीं देखा है मोहम्मद गौरी को या महमूद गजनबी को, अरबों के आक्रमण को, तो दोनों ही वीडियो पढ़े हैं मध्यकालीन भारत इतिहास के, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, तभी आपको ये चीज आगे समझ में आने वाली है। अन्यथा पर आप मुंह आओगे यहाँ बैठ के। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब मोहम्मद गौरी आया तो उसने बहुत बड़ा इलाका जीता, और इतने बड़े इलाके को जीत करके मोहम्मद गौरी जब भारत से वापस गया 1206 में, तो अपना एक गुलाम था, उसका एक गुलाम था। गुलाम कौन होते थे? पहले पहले इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी, इंसान बेचते थे। मैंने अगर तो बेच दिया 5,000 रुपए में, तो तू हमेशा उस व्यक्ति का गुलाम हो गया जिसने तुझे खरीदा है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो इंसान हो या औरत हो या पुरुष हो, बिकते थे, और जिसको जो खरीदता था वह उसका क्या हो जाता था? गुलाम हो जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति भी था, गुलाम भी था। किसका? मोहम्मद गौरी का। भारत का जो इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा गया, वह वास्तव में मोहम्मद गौरी ने जीता था, और राजधानी जो बनाई उसने दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, या इंद्रप्रस्थ जिसे हम कह सकते हैं, वह उसने राजधानी बनाई, और यहीं से गुलाम वंश की स्थापना होती है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ से भारत में सल्तनत काल लग जाता है। क्या लग जाता है? सल्तनत काल। सल्तनत काल से मतलब क्या है? सल्तनत काल से तात्पर्य है कि भैया यह वह समय जब शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे, और यह समय जो होता है 1206 से चलता है और 1526 तक चलता है। इस पूरे सल्तनत काल में मुसलमानों का राज रहा, और मुसलमान राजाओं को हम सुल्तान कहते थे, इसलिए उनके काल को सल्तनत काल कहा गया। और उनका जितने एरिया में साम्राज्य होता था उसे सल्तनत कहते थे, सुल्तान की सल्तनत कहते थे। इसमें कुल टोटल 5 वंश हुए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और इसका समय रहा है, हमने कहा 1206 से टोटल 1526 तक। सबसे पहले तो समय ही याद कर लेना, सभी का अलग अलग समय आपको याद करना है। गुलाम वंश का जो समय रहा, ध्यान से सुनना, 1206 से 1290 तक। इस वंश के 3 जो प्रमुख राजा थे वो गुलाम थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया है गुलाम वंश। 3 राजा कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये तीनों गुलाम थे, वो तीनों से नए वंश की स्थापना हुई। इसे मामूलक वंश भी कहते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। सैयद वंश आता है 1414 से 1451, और लास्ट में लोधी वंश आता है 1451 से 1526। अच्छे से याद कर लेना, मैंने कल भी याद करवाया था, मैं कल पूछूंगा, और जो नहीं बता पाएगा बाकी मैं गाल लाल कर दूं दे दे के कनपटी में, समझ गए? तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके 3 जो राजा थे, वो मेन शासक जो सुल्तान थे, वो गुलाम थे। वास्तव में गुलाम कहना भी ठीक नहीं रहेगा। पहले शुरुआत में जब थे ये गुलाम थे, बाद में इनके स्वामियों ने इनको बहुत पावर दे दी थी, अब राजा ही बना दिया, तो काय का गुलाम रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी ने जब शुरुआत में खरीदा होगा तो गुलाम था, जब वो पूरा क्षेत्र ही सौंप गया तो गुलाम रहा क्या? तो वास्तव में क्योंकि इस गुलाम वंश का एक और नाम मिलता है हमको, कौन सा? मामूलक वंश। मामूलक वंश मिलता है, क्योंकि जो गुलाम वंश को ही मामूलक वंश कहते हैं भैया,
गुलाम वंश है। ये 1206 से 1290 तक शासनकाल रहा। किस वंश का भैया? दिल्ली की सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन रहा। गुलाम वंश को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें 3 वंश दिखाई देते हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत हमें 3 वंश दिखाई देते हैं। एक है कुतुबी वंश, कुतुबी वंश जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा बना आराम शाह। आराम शाह आरामी आदमी था और उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने आराम शाह को अपदस्थ करके गद्दी पे बैठा और शमसी राजवंश की नींव रखी। शमसी राजवंश संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश को है, मुंह से बोल रहे इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश नहीं, कान पटन देते मैं क्यों बोलूं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह फालतू का आइटम, मतलब का नहीं है। रजिया सुल्तान ये मतलब की है अपने, इसको पढ़ेंगे अपन। बैराम शाह और नसरुद्दीन महमूद ये भी दोनों फालतू के आइटम हैं, कोई मतलब के नहीं है। हमको पढ़ना किस किस को है? यहाँ पढ़ना कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया को, ये 3 पढ़ना है। और इसके बाद में फिर नसरुद्दीन महमूद के बाद में जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है गयासुद्दीन बलबन, और वंश आता है बलबनी वंश। तो देखिए गुलाम वंश में कितने वंश हो गए? 3 वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। कुतुबी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश संस्थापक इल्तुतमिश, और बलबनी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन बलबन। बात सही में आ गई। बलबन के बाद में मुइनुद्दीन कैकूबाद और लास्ट में क्यूमर्स या कायूमर्स, सब बकवास है, वैसे ही पढ़ सकते हैं केवल नाम के तौर पे। इनने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इन भले आदमियों को पढ़ा जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इनमें जो शासन काल का समय कब से कब तक रहा। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी गया तो सौंप किसको गया था? अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐबक ने अपने आप को राजा कभी नहीं माना, वो तो हमेशा अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही समझता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो 1206 से 1210 तक रहा। मात्र 4 साल गद्दी पे बैठा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये पोलो खेल रहा था। पोलो जानते हो ना, घोड़ा बैठ के हॉकी खेलते हैं। वो टपक गया घोड़ा से, वो मर गया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका मोड़ा था आराम शाह। आराम शाह थोड़ा सा आरामी आदमी था, आराम कर रहा था। तो इल्तुतमिश ने कहा अब बहुत होगा आराम, उठ जाओ। तो आराम शाह को हटाकर कौन बैठ गया? अब आराम शाह ने मात्र 1 साल शासन किया, 1210 से 1211। 1 साल तक बढ़िया से सोता रहा, आराम करता रहा। और इसके बाद आ गया इल्तुतमिश। ये बढ़िया बेहतरीन आदमी था, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इसको पढ़ेंगे। इसका शासनकाल खूब लंबा चला है, 1211 से 1236 तक। इसलिए इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए और ये इससे बहुत ज्यादा प्रश्न भी बनते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज फालतू का आदमी 1236 में बैठा। हालांकि इल्तुतमिश कह रहा था कि मेरी मोड़ी बैठेगी, लेकिन जो जबरदस्ती बीच में बैठ गया। फिर उसके बाद में रजिया बेगम बैठ गई। रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया बेगम के बाद में आ जाता है मुइनुद्दीन बैराम शाह, ये भी इल्तुतमिश का दूसरा बेटा था, ये गद्दी पे बैठा। इसके बाद में आ जाता है महमूद शाह। महमूद शाह और महमूद शाह के बाद में आ जाता है नसरुद्दीन महमूद। सब फालतू के आइटम है, कुछ ने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब ये बकवास टाइप के लोग बैठते हैं तो इनको हटा करके गद्दी पे आखिरी में बैठता है बलवान आदमी, बलबन। ये पावरफुल आदमी था और नया वंश बना देता है बलबनी वंश। और बस इस बलबन में ये कि एकमात्र जिसे पढ़ा जाता है ये कैकूबाद, शमसुद्दीन कैमूर, ये सब फालतू के लोग हैं, कोई मतलब नहीं है। बलबन का समय याद कर लेना 1266 से 87 का समय, और याद कर लेना रजिया का समय 1236 से 1240 है ना, और याद कर लेना कुतुबुद्दीन ऐबक का समय और इल्तुतमिश का समय। ये 4 राजाओं के समय आपको याद रखने हैं अच्छे से। कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन रहा। और इसके बाद में रजिया बेगम 1236 से 1240 रही। और इसके बाद में हमारा बलबन है 1266 से 1287। चूंकि ये क्रम के तौर पर याद कर सकते हैं सभी के नाम कि किसके बाद कौन बना। कभी कभी ऐसा ही प्रश्न बन जाता है कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे कौन बैठा, तो आपको लगाना है आराम से। या इल्तुतमिश के बाद गद्दी पे कौन बैठा, तो रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में रजिया बेगम, रजिया के बाद में मुइनुद्दीन बैराम शाह, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन,
तो ये प्रश्न कभी ऐसे बन जाएगा कि भाई साहब इसके बाद गद्दी पे को बैठो, तो फिर आप केवल नाम बताना है और इनसे कुछ प्रश्न नहीं बन सकता। इसलिए नाम सबके याद कर लेना कि ये थे, पर डिटेल में हमको केवल उन्हीं राजाओं को पढ़ना है जिनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, जिन्होंने ज्यादा लंबे समय तक साम्राज्य किया। खिलजी वंश, तुगलक वंश इनको बाद में देखेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में अब हम एक एक राजा को बात करते हैं। तो गुलाम वंश की जैसे ही हम बात करते हैं, दिमाग में रखिए 1206 से 1290 तक रहा है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तुर्क सरदारों का गुलाम वंश कहते हैं। वास्तव में कौन थे? ये तुर्क जाति के थे। इलवरी तुर्क भी कहता है इन्हें। क्या कहते हैं? इलवरी तुर्क। आगे पढ़ोगे आप, इलवरी तुर्क। क्या कहते हैं? इलवरी तुर्क। ये क्या है? जनजाति है कि भाई ये अभी आ रही क्या? अभी आई है तो कहाँ चली गई थी? जगह बदलिए, ठीक है ना। इस काल में 3 वंश हुए हैं। कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाया गया, शमसी वंश इल्तुतमिश, और बलबनी वंश बलबन नामक राजवंशों से, बलबन से चला। और इल्तुतमिश तथा बलबन कौन थे? इलवरी तुर्क थे। इलवरी तुर्क थे और ये वास्तव में तीनों गुलाम थे। मामूलक वंश भी इसे कहते हैं। इसके 3 राजवंश हुए, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। गुलाम वंश, दास वंश भी कह सकते हैं इसे आप, दास थे। सभी सुल्तानों में केवल 3 ही दास थे। कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। बार बार नाम बोल रहा हूं मैं, कल पूछूंगा एक एक चीज, अच्छे सुन लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन काल रहा 1206 से 1210, मात्र 4 साल रहा। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी ने जो इलाका जीत के अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया और वापस चला गया। जन्म से ये तुर्किस्तान में हुआ था। इसे मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था, इसलिए ये क्या है? गुलाम। मैंने कहा इंसान पहले बिकते थे, तो गौरी ने इसे खरीदा था, इसलिए गौरी का गुलाम था। गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की एवं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। शुरुआती राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर। लाहौर वर्तमान में पड़ती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है उसमें पड़ता है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। दिल्ली की वेरी 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 इंपोर्टेंट, जहां से प्रश्न बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। भारत की पहली मस्जिद भारत में कौन ने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए इस मस्जिद का नाम क्या है? कुबत उल इस्लाम। क्या नाम है? कुबत उल इस्लाम। ये मस्जिद है कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, जिसे मात्र 2.5 दिन में तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए बात को जरा समझने का प्रयास करें। ये हमारा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अपनी वो मस्जिद है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद है, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। ये दिल्ली में है और ये अजमेर में है। आप जरा बात को ऐसे समझें कि मोहम्मद गौरी जब भारत आया था, तो सबसे पहले उसने आक्रमण कहां पर किया था? अजमेर में। कहां पर किया था? किसको जीता उसने? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहां थी? अजमेर थी। और अजमेर और पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में क्या था? दिल्ली था। सबसे पहले वो अजमेर पहुंचा, उसके साथ में आए थे शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। कौन आए थे? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। उनकी दरगाह भी कहां पर है? अजमेर है, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के साथ में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहे होंगे, बहुत से मुसलमान थे। मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी होती है। जो 5 इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, उनमें ये नमाज भी होती है। अजमेर जीत लिया, दिल्ली जीत ली, नमाज तो हर दिन पढ़ो जरूरी है। नमाज कायम पड़ी होगी मस्जिद में, तो उन्हें अर्जेंट में मस्जिद बनवाई। कहां पर? सबसे पहले अजमेर में। हालांकि पहली मस्जिद भारत की, वो वास्तव में जबरदस्ती का काम था। वो विग्रह राज जो चतुर्थ थे, सोलंकी चौहान वंश के राजा, हमने पढ़ा था ना विग्रह राज को। तो विग्रह राज ने एक संस्कृत स्कूल बनवाया था, संस्कृत विद्यालय था। उस विद्यालय की बस छत के ऊपर क्या बना दी थी? गुम्मद बना दी थी, और वो मस्जिद बन के तैयार। इसलिए उसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो था 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन में बन के तैयार। अब 2.5 दिन में कौन सी बहादुरी कर दी? अगले मस्जिद का क्या बना दी ऊपर का?
गेट मेट बना दिया, गुम्बद उम्बद बना दिया। और ये जो है ये है मस्जिद कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में। और ये कहाँ पर है? ये है अजमेर में है। ये कहाँ पर है? यह अजमेर में है। ठीक है, दोनों किसने बनवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? गौरी के सेनापति कौन था? गौरी थोड़ी कोई काम करता, गौरी इनका जाओ मस्जिद बनवाओ, तो उसने तुरंत बनवाई मस्जिद। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भाई कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली। और ये इसलिए इंपोर्टेंट है कि भारत की पहली मस्जिद। और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, 2.5 दिन बन के तैयार हो गया था, मात्र 2.5 दिन में। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक कौन था? बख्तियार खिलजी थे। मैंने कल बताया था कि मोहम्मद गौरी के 2 सेनापति थे, एक का नाम बख्तियार खिलजी था, एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली के आसपास का क्षेत्र सौंप दिया था और बख्तियार खिलजी से कही थी कि तू जा पूरब की ओर, पूरब मतलब बिहार बंगाल तरफ चला जा। और बिहार बंगाल में ही क्या है हमारे विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा बनवाया था कुमारगुप्त ने और विक्रमशिला बनवाया था धर्मपाल ने। मैं पढ़ा चुका हूं। और इन विश्वविद्यालयों को उसने तोड़ दिया और जला दिया। कहते हैं इतिहासकार के 6 महीने तक इसमें आग लगी रही थी जब बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। इतिहासकार वर्णि लिखता है कि 20 लाख लोगों को मार देता तो भी उतना नुकसान ना होता जितना कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने से, जलाने से हो गया। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा साहित्य, बहुत बड़े धार्मिक ग्रंथ या साहित्य ग्रंथ, वैज्ञानिक शोध अनुसंधान जो उस विश्वविद्यालय में रखे हुए थे वो सब जल के राख हो गए। हमारे पीढ़ियों की मेहनत पर पानी फिर गया। तो ये याद रख लेना, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ऐबक को उदारता और दानशीलता के कारण क्या कहते हैं? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ये बहुत उदार व्यक्ति था, इसने लाखों को दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। चौगान को अंग्रेजी में बोलते हैं पोलो। वो पोलो क्या होता है? घोड़े पे बैठ के हॉकी खेलते हैं, उसे बोलते हैं पोलो। और इसे कहाँ दफना दिया गया? लाहौर में। चूंकि इसकी राजधानी भी कहाँ थी? लाहौर ही थी, इसलिए इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब आपको पता है कि ऐबक के बाद में उसका बेटा राजा बनता है कौन? बाराम शाह। कौन बनता है? आराम शाह। वो आराम शाह जो होता है वो मात्र आरामी आदमी था और 1 साल के लिए गद्दी बैठा। उसके बाद उसके ही सेनापति या उसका ही सामंत था इल्तुतमिश ने तमसी वंश की स्थापना करी और गद्दी पर बैठ गया, अगला सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, 1210 या 1211 से 1236। ठीक है, ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम भी था और उसने उसकी बहादुरी से खुश होकर अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया था। तो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। जीजा ने सारे मार दो आराम से और खुद गद्दी पे बैठ गए। ऐबक की मृत्यु के बाद बदायूं का जब ऐबक बादशाह था तब इल्तुतमिश क्या था? उत्तर प्रदेश में जो बदायूं क्षेत्र है उसका क्या था? गवर्नर था। अब चूंकि भैया बाको दामाद था तो दामाद कुछ ना कुछ तो दे देगा। दामाद को उसने बदायूं क्षेत्र की गवर्नरी दे दी थी। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। चूंकि ये वो था तो बहुत पुराना, गौरी के समय का ही था, तो इसलिए ये प्रश्न बने कि इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद गौरी ने दी थी। इल्तुतमिश ने वेरी 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 मोस्ट पॉइंट है ये दले चालीसा, जिसे हम चहलगानी भी कहते हैं, चालीसा भी कहते हैं। दले चालीसा चहलगानी के नाम से जानते हैं हम किसको? ये क्या है? उसने ऐसा काम किया इल्तुतमिश ने, 40 तुर्क सरदारों को इकट्ठा किया। कितने सर? 40। और उन लोगों की एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा दले चहलगानी या दले चालीसा। ये इल्तुतमिश की विजय या इल्तुतमिश ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसमें सबसे ज्यादा योगदान था दले चालीसा का। वह कोई भी काम करता था तो इन 40 लोगों से सलाह लेकर ही करता था। कोई भी युद्ध हो, संधि हो, कोई कुछ भी काम हो तो इन 40 लोगों के साथ बैठक करके ही वह हर काम करता था। ये 40 लोग
तुर्क थे। कौन थे? तुर्क सरदार थे। ठीक। अब इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि दले चालीसा या चहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो कि तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहलाता है। 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। अब ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट हो गया। ये क्यों मोस्ट हो गया जरा समझना, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि जो इससे पहले राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था। गद्दी पे बैठा था पर वो हमेशा मोहम्मद गौरी के पुत्र जो भी था, सारो क्या नाम था, उसको समय समय पर टैक्स भेजता था। वो ये कहता था कि मैं तो मोहम्मद गौरी के ही अधीन का राजा हूं, मैं स्वतंत्र शासक नहीं। लेकिन इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि भाई हम काम करें, हम मेहनत करें और हम ही जाए इलाके के राजा होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए शासक बनने से पहले किसी भी इस्लामिक व्यक्ति को यदि किसी क्षेत्र का स्वतंत्र राजा अपने आप को घोषित करना है तो उसे परमिशन लेनी होगी। किससे? खलीफा से। अब ये खलीफा कौन होता है? तो इस्लामिक साम्राज्य का धर्मगुरु या प्रधान या हेड या ऐसे कह सकते हो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जिन्होंने शुरुआत की। तो खलीफा कहाँ का खलीफा? बगदाद। बगदाद कहाँ पर है? इराक। तो वहां पर गया ये, उसने क्या ली? परमिशन ली कि साहब मैं ही मेहनत कर रहा हूं तो अब मुझे ही सुल्तान बना दो। तो जो बगदाद का उस समय खलीफा था उसने सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। नासिर अमीर उल मोमीन भी इल्तुतमिश की ही उपाधि। इल्तुतमिश की उपाधि देख लीजिए। देखिए सुल्तान आजम सुल्तान है, ठीक है। नासिर अमीर उल मोमीन ये इसकी उपाधि है। साथ में इसे मोहम्मद गौरी ने क्या कहा था? अभी बताया था मैंने। इसे मोहम्मद गौरी ने नाम क्या दिया था? कहां मर गया? इसी पेज में है ना, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, सुल्तान आजम, नासिर अमीर उल मोमीन, ये इल्तुतमिश से ही कहे जाते हैं। ये उसकी ही उपाधियां है। इल्तुतमिश के समय एक भयानक आक्रमण होता है मंगोलों का। इल्तुतमिश की वजह से ही या इल्तुतमिश की होशियारी या उसकी दूरदर्शिता कह सकते हैं, जिसके कारण भारत मंगोलों के आक्रमण से बच गया। ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है इसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान, इस दुनिया में इससे ज्यादा दुर्दांत व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ। इसका इतना खौफ होता था कि आप मान लीजिए कि उस समय 4 लाख लोगों को इसने मारा था। 4 लाख लोगों को इसने कत्ल कर दिया था। और इसका साम्राज्य जितना बड़ा था उतना आज तक दुनिया में किसी राजा का साम्राज्य नहीं हुआ। ये कहाँ का था? आप इससे समझ लीजिए कि ये चीन का था। कहाँ का था? चीन का शासक था। और चीन के मंगोलिया प्रांत का, चीन के मंगोलिया प्रांत का राजा था। और इसने, आप मैप में देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। यहां से इसने स्टार्ट किया था और ये पूरा इलाका इसने जीत लिया था। सब पूरे इलाके में इसने, इतने बड़े इलाके में इसने कब्जा कर लिया था। इससे बड़ा कोई शासक नहीं था। तो ये जहां से निकलता था ता जमान लो के खून की नदियां बहती, नालन में खून बहतो। ये नहीं कि ये बख्शता हो किसी को, यह बिल्कुल चाहे औरत मिले, बच्चे मिले, बूढ़े मिले, सीधे काटने का आदेश था। अच्छा आप समझिए। और ये खुद कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। खान का मतलब मुसलमान मत समझ लेना, ये मुस्लिम नहीं है। ये इसने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा है, क्योंकि ये इंडिया में आया ही नहीं। इंडिया में जब ये आ रहा था तो यहां पर राजा कौन था? इल्तुतमिश। हुआ क्या कि ये आ ही नहीं रहा था। इसने, ये जो ख्वारिज्म है, ख्वारिज्म जगह है अफगानिस्तान तरफ, ख्वारिज्म, वहां का राजा था मोहम्मद सादुत्ती। मोहम्मद, इससे पंगा लेना चंगेज खान से किसी के बस की बात नहीं थी। तो चंगेज खान से पंगा ले ले, क्योंकि वो जहां से जात तो ना वहां से चटनी मारा चलो जात तो,
को चंगेज खान। मंगोल, क्योंकि मंगोलिया से आया इसलिए से क्या बोल रहे हैं हम, मंगोल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मंगोल। मंगोलिया रेगिस्तान है, और ये पता मंगोलिया में पूरे मंगोल है, मंगोलिया जो चीन से ऊपर है, यहाँ पर दुनिया का मतलब एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल। कौन सा है? और यहाँ पर रहते हैं लोग कबीलों में, क्योंकि अब जब रेगिस्तानी इलाका होता है कहाँ रहते हैं लोग, कबीलों में। मतलब कबीले मतलब लोगों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, कबीले बोलते हैं। और ये कबीले आपस में लड़ते मरते, कबीले बड़े खूंखार हैं ये कबीले। ये काटने मारने में बिल्कुल संदेह नहीं करते, क्योंकि ये मेन आवश्यकता है भोजन की। पेट भर जाए तो पेट भरने के लाने कोई काट मार देते। तो ऐसे दुर्दांत योद्धाओं को इसने इकट्ठा किया और पूरी दुनिया को जीत लिया। और खास तौर पर इस्लामिक साम्राज्य पे इसकी बहुत बड़ी करनी चोट थी, क्योंकि उस समय इस्लाम ही फैल रहा था। तो इसने पूरे में मुसलमानों को भयंकर कत्लेआम किया। और ये जो चंगेज खान था, इसने जब भारत में ये जो ख्वारिज्म का राजा था मोहम्मद शाह, उसने इसके विरोध में आवाज उठाई, जबकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि चंगेज खान के विरोध में बात कर दे। तो इसने चंगेज खान ने मोहम्मद शाह पे आक्रमण कर दिया और मोहम्मद शाह को मार दिया। उसके इतना बड़ा साम्राज्य मोहम्मद शाह का तहस नहस हो गया। उसका जो बेटा था जलालुद्दीन, किसका, मोहम्मद शाह का, वो भाग के आया। जलालुद्दीन मांगबरानी जिसे कहते हैं, वो भाग के आया कहाँ, भारत, शरण लेने के लिए इल्तुतमिश के पास। तो इल्तुतमिश के पास आया, पूछा भाई साहब, अरे मेरे पीछे गुंडा पड़े हैं, वो बचाओ। तो अरे हम बादशाह हैं, हमारे राज्य में कौन गई तुझे परेशान करेगा, आ जा कहीं बैठ, बता कौन से गुंडे पड़े हैं तेरे पीछे। कि भाई साहब चंगेज खां। कही तू भैया तू हमें मत मरवाए, तू यहाँ से भाग लाए। तो चंगेज खां को तुरंत, चंगेज खां ने सॉरी इसको इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को तुरंत भगाया। कहा कि अगर वो नहीं भगाता तो चंगेज खां अगर भारत पे आक्रमण कर देता तो अपनी भी चटनी बना चलो या तो चंगेज खां। ठीक है, तो ये चंगेज खां के बारे में याद रख कर लेना कि भैया चंगेज खां जो है भारत में कब आया, तो 1221 से 1337 के बीच में। ये जब समय किसका था, हमारा मंगोल, इसका शासन काल रहा था। तो मंगोल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमणों के साथ आया था। इनमें से कई छापे मंगोल के मूल अनियंत्रित क्वारानोहा द्वारा किए गए थे। यह इल्तुतमिश शासन काल के दौरान था कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। जागो वो आ गई, रजिया आ गई। अब चंगेज खां का आक्रमण किसी समय हुआ था, इल्तुतमिश के समय, ये याद कर लेना। चंगेज में कहाँ कौन था, एक मंगोल सरदार था चंगेज खां। ठीक है। कौन, चंगेज खां के बारे में कहा जाता है कि हर दुनिया में चौथा आदमी इसका बेटा है। इतना खतरनाक आदमी था ये। दुनिया का हर चौथा आदमी चंगेज खां की संतान है। हैं? इल्तुतमिश लड़ाई हो गई थी, पूछ रही क्या? नहीं, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ। उसने जलालुद्दीन को भगा ही दिया ना पहले ही कि भैया इधर मत आ तू, मैं तुझे शरण नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे शरण दे दी तो नहीं नहीं आक्रमण, मतलब ये कह सकते हैं कि वो आया था चंगेज खां इल्तुतमिश के समय पर। लड़ाई वड़ाई ऐसी कुछ नहीं हुई, छुटपुट आक्रमण होते रहे होंगे, लेकिन वो चंगेज खां खुद लड़ने कभी नहीं आया। अगर वो आता तो चटनी बना देता हमारी। उसकी यात्रा इस तरफ थी। अब वो बात है अपन मरगा भाई से पूछने पड़ेगी कि तू इतना काहे ना हो। इतिहास में जो हो गया वो हो गया है। बात नहीं करो। तो भैया इल्तुतमिश के बाद में क्या होता है, उसका जो दले चालीसा था, दल ए चालीसा, जिसकी वजह से, अब सुनो, इल्तुतमिश को के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इल्तुतमिश ने बहुत सारे आक्रमण किए, जैसे रणथंबोर का क्षेत्र जीता उसने, मालवा का क्षेत्र जीता उसने। इन दले चालीसा के वजह से उसने बहुत सारे युद्ध जीते और सल्तनत साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया इल्तुतमिश ने। अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो वो मरने से पहले ही उसे समझ में आ गया था कि मेरे जो बेटा हैं ये दो ही तीन ही बिल्कुल नालायक हैं, कछु कर्म के नहीं हैं, जो गोबर के लौंदा हैं। तो उसने
बहुत समझाया पढ़ाया लिखाया, कौन बाप नहीं चाहेगा कि अपने बेटे होशियार हो जाएं। ताकत लगा देता है पूरा। अब तुम जैसे सीधे बैठ जा, नहीं तो स्वाद में अभी रहे, ये तो तुम इसकी औलादन घाई का नालायक हो रहा हो, सीधा बैठ ले। सुनो, तो क्या हुआ, क्या उसे समझ में आ गया कि ये तो गए हाथ से और राजपाट पर इन्हें नहीं सौंप सकते। तो दिखा रहा है, अरे कौन यहाँ पीछे बैठो एक और, मैं दिखा रहा हूँ का, नहीं कहते सर जा, मुंह देख ले, मुंह ना देखे हो तो सही में कैसे आएगी। पहली शर्त होती है पढ़ाई की कि आपकी निगाहें टीचर से मिल रही हों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब क्लास में बैठे हो तो सबकी शकल सूरत बिल्कुल मुंहतने हो। आप यदि किताब में देख रहे हो, नोट्स में देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो आप समझ लेना कि आप, सीधी सी बात है, आप 30-35% तो आपके दिमाग में पैसे नहीं घुसेगा। तुम क्या समझते हो कि हम केवल कानों से सुन रहे हैं? हम आधे से ज्यादा आंखों से सुनते हैं। सुनते हैं आंखों से। कौन इस बात को नहीं मानता कि हम आंखों से सुनते? मैं कुछ भी ना कहूं तो मैं तुम्हें ऐसे ही देख लूं, आदमी आंखों ही आंखों में समझ जाता है कि क्या चल रहा है। तो आई कांटेक्ट, आंखें से आंखें मिलना, यानी केवल कानों से सुना जाता, आंखों से भी सुना जाता है। इसलिए जितनी ज्यादा इंद्रियां सक्रिय होंगी, मैं आपसे बोलता हूं कि आप अटेंडेंट दो, मेरी तरफ थोड़ा सुनो, ध्यान दो। तो कानों की बात करता हूं, मैं बात करता हूं कि मुझे देखो तो आंखों की बात करता हूं। मैं जब बीच बीच में तुमसे कहता हूं कि तुम बोलो तो तुम्हारी जीभ की बात करता हूं। जित हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपके, जो डब्बा में सामान भेजबे के 5 ही रास्ता है। एक तो आंख हैगी, जो देखेगो वही दिमाग में पहुंचेगो। एक कान हैगो, एक का है जीभ है, का चाखो, कराओ है तो को मीठो, कैसे पता पड़ेगो? जीभ से। का सूंगो, कोई कछु सड़ा रहा हो तो के भजिया बन रहे थे। वो का छुओ, तातो के गरम, के चोटी ले लई, का इस्ते होगा त्वचा से। अगर आपकी जितनी ज्यादा इंद्रियां सक्रिय होंगी, आपके डब्बा में उतनी ज्यादा चीजें पहुंचेंगी। समझ गए मेरी बात? अकेले सुन रहे हो तो एक इंद्रिय सक्रिय है, नीचे देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हो, उतना दिमाग काम नहीं करेगा। अगर सुनने के साथ साथ देख भी रहे हो तो फिर 2 चीजों से पहुंच रही हूं। और अगर बोल भी रहे हो साथ में, रिपीट भी कर रहे हो ना मन ही मन में, तो फिर आपकी 3 इंद्रिय सक्रिय हो गई, 5 में से 3 हो गई, बहुमत हो गया। समझ गए? तो चीजें हमेशा परमानेंट हो जाएंगी। यही कारण होता है कि हम, जो हमारी छठी इंद्रिय होती है, 6 सेंस बोलते हैं, क्या, मन, मन को हम छठी इंद्रिय कहते हैं। और मन बहुमत के साथ है। मन काय के साथ है भाई? जहां ज्यादा इंद्रियां लग रही हैं वो मन है। यही तो कारण है कि तुम फिल्म देखते हो, पूरी पूरी फिल्म की कहानी आपको याद रहती है ना? सुन रहे हो, बढ़िया देख रहे हो, पूरा दिमाग वहीं पर है, और पूरा पूरा गाना तुम, पूरी लैस है, कहाँ रुकने हैं, कहाँ छोटी की मात्रा, कहाँ बड़ी की मात्रा, पूरा गाना तुम्हें याद हो जाता है। और एक लाइन तुम भूल जाओगे कि शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने करी थी। काय, मैं भला 6 बार कहता हूं लेकिन तुम अनमने हो। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। तो इल्तुतमिश की मैं बात कर रहा था। तो इल्तुतमिश के बेटा जो है नाकारा थे, और इल्तुतमिश ने निर्णय लिया अपने ही जीवन काल में कि मेरे मरने के बाद मेरी मोड़ी गद्दी पे बैठेगी कौन? रजिया। जब जाके पापा जी जिंदा है थे, तब ये पापा जी या संगे बिठारत थे, संगे आती, राजमहल में आती थी, काम काज संगे देखत थी। पापा की लाडली, पापा की परी थी, हवा में उड़ती थी, जिसका नाम था रजिया। एकमात्र आज तक के इतिहास में मुस्लिम मुस्लिम शासिका, उससे पहले भी कोई नहीं थी, उसके बाद भी कोई नहीं हुई, ये अकेली यही है, एकमात्र सुल्तान, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की मोड़ी। लेकिन जैसे ही वो मरा इल्तुतमिश, तो जो 40 लोग थे तुर्क सरदार, देखो इस्लाम में स्त्री की दशा बहुत ही दयनीय है, ये बात हमको मानना ही पड़ेगा, कोई माने, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखता है भाई स्त्री के पास इतने अधिकार पावर है नहीं। स्त्री भोग विलास की वस्तु मात्र है। स्त्री खुद के निर्णय नहीं ले सकती, पति के हिसाब से ही चलना है। स्त्री
अगर पति तलाक दे दे, पति चाहे तो 3 ब्याह कर ले, स्त्री तलाक ना ले सकती ना दे सकती। वो तो जैसा जाही विधि राखो तुम बाई विधि रहेगी, भोग विलास की वस्तु। अब कारण तो यही था कि रजिया जो इस्लाम के हिसाब से एक स्त्री है और पुरुष की भोग विलास की वस्तु मात्र है, और वो यदि कोई स्त्री शासक करे तो पुरुषों को ये मंजूर तो नहीं होगा। हालांकि हमारा समाज भी पुरुष प्रधान समाज है, आज भी हम पुरुषों की चलती है, सारा पावर पुरुषों के हाथ में है। पर हमारा धर्म ये नहीं कहता, धर्म कहता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता भी वास करते हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हमेशा संपत्ति में भी और पति पत्नी का बराबर अधिकार माना जाता है हर चीज में। पति से कि ये आशा की जाती कि बिना पत्नी की सलाह के वो कोई काम ना करे। तुम बॉस बनो वो अलग विषय, शुरू शुरू में बॉस बन, ठीक है। तो स्त्री जो रजिया सुल्तान थी ना, ये रुकनुद्दीन फिरोज बैठ गया गद्दी पे। कौन बैठ गया? इल्तुतमिश के बाद में रजिया आए बैठने थी, रुकनुद्दीन रोल लगो जा बैठा था बेचारे के, चल तू बैठ जा, तो नहीं कहीं बैठ पाओ ना, कार शराब पी के मस्त। तो ये रजिया ने उसको अपदस्थ कर दिया और रजिया फिर खुद सुल्तान बन। रजिया गद्दी पे बैठी 1236 में, उसने मात्र 4 साल शासन किया 1246। और सत्ता में बैठते ही जब पूरे रोल में आ गई, अपने बाप गाई, बाप के संग रही थी। माँ ने सबसे पहले तो इस्लाम में जो पर्दा प्रथा है, हिजाब मिजाब, ये महिलाओं को बिल्कुल कवर्ड कर दिया, पैक कर दिया, बिल्कुल है ना, ढकी रहो। माना सब हेर हार के उन्ना धरे घर है, और बढ़िया टोपा लगाओ, चोगा चोला, मतलब जो उसके पापा पहनते थे, पापा का कपड़ा पहन के, और बढ़िया मुकुट पहन के, और राज दरबार में आके बैठ गई, हाथी पे बैठ के आल लगी। तो वे जो दले 40 के 40 सरदार रहते, उन्हें आग लग जाए। उनने कहा एक औरत होकर जो हम पे शासन कर रही है, हमें दादागिरी बता रही है, हमें निर्देश दे रही है कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ये करोगे। अब चूंकि सुल्तान है, बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आए, तो वे जाके खिलाफ रचने का षड्यंत्र। उन्हें कछु स्कीम न मिल पाए, बाका के पूरे काम ईमानदारी से करती, अच्छी शासिका थी, वो अपने पिता से सारे गुण सीख रहे थे, तो वह गलती न करती कि कछु कह पाए। लेकिन जे जई तो कहते कि कछु कमी दिखाए और अपन जाए सूद दें। तो वही बात है कि एक गलती आदमी सबसे ज्यादा करता है, कहूँ फंसे ना फंसे। जो लव सब हुआ है ना, जो लव सब हुआ सो निपट जाता है। लव जान दो ना, किसी से आंखें लड़ जाएं, कब वो आवाज नहीं आ रही, किसी से आंखें लड़ जाएं, इसकी आंखें लड़ गई। एक याकूत नाम का व्यक्ति था। सबसे पहली बात तो वो तुर्क नहीं था, और इसे उससे हो गया लव। वो एक गुलाम था, और उसे इसने याकूत को इतना ज्यादा, जिससे प्यार हो उसके लिए क्या नहीं कर सकते, जब जान दे सकते हैं तो और सब तो छोटी मोटी बातें हैं। तो उसने कहा क्या कर सकते भाई, वो याकूत को इसने अमीर आखूर बना दिया। क्या बना दिया? अमीर आखूर का मतलब होता है अस्त्रशाला का प्रधान, हेड। जितने भी राज्य में घोड़े हैं, उन घोड़ों का मुख्य व्यक्ति, यानी कि जो केवल वो वैसे जो टॉप मोस्ट के पद होते थे ना, जैसे प्रधानमंत्री के या वित्त मंत्री या फलाने मंत्री जो ही हैं, वो हमेशा उन 40 सरदारों को ही मिलते थे। किसे? तुर्क 40 सरदारों को। और जाने लव सब के चक्कर में याकूत को बना दिया। वो जिस चीज की बाट हेर रहे थे बने वही मिल गया। अच्छा, अब मैंने 40 ने बैठक करी कि यार जा तो देखो कोई जाके गुल खिला रही है जी। तो एक भटिंडा का व्यक्ति था, सूबेदार, भटिंडा का सूबेदार था वो 40 सरदारों में। उसने कहा अच्छा, इसे बिल्कुल कही हम तेरे अधीन नहीं है, तू अगर ऐसे उल्टे कर्म कर रही है तो हम तो अपना राज्य खुद चलाएंगे। उसने विद्रोह कर दिया। जे भाई याकूत लेके वहां पहुंची, हाँ, भटिंडा पंजाब। बस दले 40 आके तुर्क सरदार से लड़वे के लाने। उसका नाम क्या था? अल्तुनिया। उसका नाम था अल्तुनिया। भटिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया। प्यार हो गया, याकूत को अमीर आखूर बना दिया। इस बात को सहन नहीं किया दले 40 के लोगों ने, और अल्तुनिया जो पंजाब
का भटिंडा का सूबेदार था, उसने विद्रोह कर दिया। रजिया पहुंची याकूते लेके, कौन से अल्तुनिया से लड़वे, और या अल्तुनिया था पावरफुल, उसने याकूत के कनपटे में 4 छेक दे। कौन ने? अल्तुनिया ने, और याकूत को निपटा दिया। और रजिया उनका प्यार बखरो बखरो फिरल लगो। रजिया ने कही कि ये तो बड़ा फैलारा हो जाएगा, ये अल्तुनिया पे निपटा देगा। तो रजिया ने अल्तुनिया से कह दिया कि विल यू मैरी मी, मुंह से ब्याह कर लो। बार ने दिमाग लगा के अल्तुनिया से ब्याह कर ला। अल्तुनिया से ब्याह करो। लौट के आ रहे थे तो जाको जो बाद में जो शासक था, क्या नाम था उसका, बहराम सा। बहराम सा भाई तो भाई को मोड़ा है तो इल्तुतमिश को ही। तो बहराम सा को 40 लोगों ने भर दो कि सुनो कि जहाँ आ गई दोबारा लौट के राजधानी में, तो जा तो अब पास मिल गई अल्तुनिया से, फिर राजा बन जाएगी, वो तू का शुक्र हमको नहीं रहो। तो बहराम शाह ने कुछ लोगों को लेके गया और रास्ते में ही अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को, रात में सो रहे थे कैंप लगा के, रात में ही कटवा दिया। वो कहानी खत्म, राजा बन गया बहराम शाह। ये कहानी है बस 4 साल की, और कुछ तुम्हें याद ही नहीं रखना। देखो गुलाम वंश बस लास्ट है, दो लाइन पढ़ दूं मैं। देखो एकता व्यवस्था की शुरुआत कौन ने करी थी? इल्तुतमिश ने। कौन ने करी? वेरी मोस्ट पॉइंट है भैया ये। एकता व्यवस्था क्या होती है, ध्यान सुन लो। सैलरी के बदले में जमीन देना, वेतन के बदले में भूमि देना। समझ गए? तुम सेनापति हो, तुम्हें हम सैलरी नहीं दे रहे, तुम्हें 5 बीघा कैसे देंगे जमीन, तो तुम हो गए बस जमीन के एकतादार। समझ गए? सरकारी नौकरों को सैलरी नहीं दी, क्या दे दी? जमीन दे दी। कौन चलाई थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, 2 सिक्के, वेरी मोस्ट। चांदी का टका, सोने का जीतल, सिक्के चलवाए थे। कौन ने? इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल। सॉरी, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1536 को हो गई। रजिया बेगम 1536 से 1540 मुस्लिम महिला थी जो शासक जिसने किया। इसकी कहानी तो मैंने सुना दी आपको, इसको मैं पढ़ाऊंगा कल। आज मैंने केवल